17वीं 18वीं शताब्दी में जब यहाँ के महाराजा ने जो है अपनी राजधानी टीकमगढ़ में शिफ्ट कर दी, तो क्या हुआ कि जो भी उनका ऑफिशियल स्टाफ था पूरा वहाँ शिफ्ट हो गया। अब वहाँ जैसे जैसे स्टाफ शिफ्ट होता गया तो ये जो इमारतें थी ये बदहाली के रूप में चेंज होती गई। सभी पे जितने भी फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे यूनिक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको मध्य प्रदेश ओरछा की श्रृंखला के एक ऐसे भाग में लेकर आ गया हूं जिसको देखने और सुनने के बाद में आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आज हम आ गए हैं बलवंत राय और उनके बेटे रायमन की कोठी में, और ये दोनों वंशानुगत तरीके से यहाँ के राजाओं की सेना के प्रधानमंत्री भी थे और सेना के प्रमुख भी थे। सबसे पहले हम इस कोठी के बाहरी नज़ारे को देख लेते हैं ताकि इस पूरी कोठी की वास्तुकला को समझने में हमें आसानी हो। आप देख सकते हैं कि 2 मंजिला ये पूरी जो कोठी है वो बनाई गई है, और इस कोठी के अंदर प्रवेश करने का जो ये वाला द्वार आपको दिखाई दे रहा है, इसके राइट और लेफ्ट की तरफ वही लोटस फ्लावर बनाए गए हैं, और ऊपर की तरफ आपको 3 मेहराबदार जो गेट नुमा आकृति देखने को मिल रही है। और जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे तो राइट और लेफ्ट की तरफ यहाँ पे गोखे मिलेंगे, और देख सकते हैं जो गोखे हैं बाकी जितनी भी हमने कोठियां देखी हैं उनसे थोड़े से यूनिक है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सैनिक आराम से बैठकर विश्राम भी कर सकता होगा। अंदर आने के बाद में यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा इसका स्पेस दिखाई दे रहा है। राइट और लेफ्ट की तरफ बिल्कुल सेम इसके जो फीचर्स हैं वो देखने को मालूम पड़ते हैं, और इसकी जो चौखट है वो आज के वक्त में टूट चुकी है। कुछ इसके हिस्से बचे हैं। लाल रंग के बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये है इसका सबसे पहला चौक जो आज के वक्त में देखने को हमें कैसा लगता है। इसकी पूरी जो इमारत है आज आपके समक्ष पेश हो रही है, और यहाँ पर जो ये आपको द्वार दिखाई दे रहा है इसको आज के वक्त में बंद कर दिया गया है। पश्चिमी द्वार ये हुआ करता था। इसकी चौखट पे कुछ निशान जो आज भी यहाँ पे उस समय की वास्तुकला को और कारीगरों की बारीकियों को दिखाते हैं। हाथी यहाँ पे कॉर्नर पे बनाए गए हैं। इससे साफ साफ प्रतीक होता है कि ये पावर एनर्जी को दिखाते हैं, ताकत का सिंबल होते हैं। और इसी तरीके से यदि हम इस वाले हिस्से को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आले बनाए गए हैं ये हवादार आले हैं। ये इसी प्रकार से इस चौखट पे भी काफ़ी बारीक तरीके से काम यहाँ पर किया गया है, और लट्टूदार जो शेप है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उस समय का जो पूरा पैटर्न है वो आज हम समझ पा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में आइए एक बार आप। ये जो हिस्सा है वो एक वक्त पहले पब्लिक कोर्ट हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे जो सामान्य लोग आते थे और उन सेना अध्यक्ष से बातचीत किया करते थे। लेकिन आज इसका जो पूरा नज़ारा है वो ज़्यादातर खंडित इमारतों में तब्दील हो चुका है। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। कमरों की जो छतें हैं वो यहाँ पे बिल्कुल अपनी पहचान खो चुकी हैं। यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई तो मालूम पड़ती है, लेकिन अब जो ऊपर की छत है वो बरकरार नहीं है। अब आपको मैं लेके जाऊँगा यहाँ के मुख्य पूर्वी द्वार में। चलते हैं एक बार आगे की तरफ। हेलो दोस्तों, 2022 आईपीएल के मैचेस पलक झपकते समाप्त हो गए, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि जून का ये वाला महीना क्रिकेट मैचेस की बहुत सारी सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है, जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जिनमें आप मैचेस में बेट लगा सकते हैं, स्कोर कार्ड देख सकते हैं और गेम खेलकर आप एप्लीकेशन 1xBet पे विन कर सकते हैं। और दोस्तों जीते हुए अमाउंट को आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में यदि आप हमारे लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहां पर फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 26,000 का बोनस मिल जाएगा यदि आप हमारा प्रोमो कोड 100 ज्ञान यूज करते हैं। यदि आप इसमें नए यूजर हैं और अपनी पहली बेट पे हार जाते हैं तो सेफ्टी फर्स्ट बेट आपको प्रोवाइड करता है आपके हारे हुए पैसे को रिफंड करने का वादा। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, जाइए डाउनलोड कीजिए और विन कीजिए। अब हम जा रहे हैं पूर्वी द्वार के अंदर वाले हिस्से में, जहां पर इसकी जो आर्च बनाई गई है उसमें हाफ सिलेंड्रिकल फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो पूरा डिजाइन है वो भी देखिए। ऊपर आपको पालकी नुमा एक आकृति दिखाई देगी। ये 2 काम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो आप ऐसा मान सकते हैं जब कोई विशेष अधिकारी यहाँ से अंदर जाता होगा तो जो मुख्य
महिला थी या जो इनके दास दासी थे ऊपर बैठकर फूल वगैरह फेंका करते होंगे, वो काम भी यहाँ से किया जा सकता है। इनकी जो बाहर की तरफ है टोडे हैं, काफ़ी छोटे छोटे बने हुए हैं। आ जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर ये पहाड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसको देख सकते हैं कैसे कर्व देकर इसको एक डिज़ाइन में तब्दील किया गया है। और हर बार की तरह गेट के पीछे लगने वाले जो सेफ्टी जो वुडन के यहाँ पर लगे रहते थे, उनके लिए होल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और अंदर चलते हैं। तकरीबन 2-3 दरवाजे पार करने के बाद में हमें अंदर आना पड़ेगा। इसकी पिछली दीवार पे थोड़ी सी नज़र डालिए आप एक बार। जब आप ऊपरी भाग को देखेंगे तो यहाँ पर लाइमस्टोन की मदद से जो डिज़ाइन तैयार किया गया है, उसके अंदर हरा और लाल रंग आज भी देखने को मालूम पड़ता है। ये जो रंग थे वो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, जिसके लिए पहले सब्जियों का इस्तेमाल होता था, फलों का इस्तेमाल होता था, जिसके लिए हल्दी का इस्तेमाल होता था। और वो रंग इतने वर्षों के बाद भी यहाँ हमें कैसे देखने को मिलते हैं, इसका एक पैटर्न होता था। सबसे पहले इस पूरी इमारत पे जो गीला चूना है वो लगाया जाता था, और गीला चूना लगाने के बाद में कुछ समय होता था, तकरीबन जैसे मान लीजिए आधे घंटे के वक्त में जब वो हल्का हल्का सूख जाता था और आधा गीला रहता था, तब उसमें उस रंग को भरा जाता था, ताकि वो जो रंग है वो उस चूने के अंदर चला जाए और वो कई लंबे अरसे तक वहाँ से ना निकले। तो इन रंगों को आप बाहर तभी निकलता देख सकते हैं जब वो पूरे का पूरा लाइमस्टोन का जो चूना प्लास्टर है वो उतर जाए। ये इसका जो दूसरा चौक है, यहाँ पे बहुत सारी आर्चेस बनाई गई हैं, और इस आर्च का जो पैटर्न है वो बाकी आर्च से बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। सामने की आर्च की आप पहले शेप देख लीजिए कैसी बनी हुई है, और हर एक आर्च के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर एक फ्लावर बनाया गया है, और ये सारे के सारे जो फ्लावर हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। इन सभी पे जितने भी फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे यूनिक हैं, और इन आर्च को 2 पिलर पर, 2 खंभे पर बनाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन आर्च के राइट और लेफ्ट में जो जालीदार ये डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए गए हैं, ये जो सिंबल्स बनाए गए हैं, ये भी बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न को शो कर रहे हैं। यहाँ तक देखिए सबके अंदर एक अलग ही डिज़ाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस तरफ चलते हैं हम एक बार। इसकी जो ऊपर की छत टूट चुकी है, राइट लेफ्ट में ऐसे कमरे बने हुए हैं। कमरों के अंदर देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता। उससे पहले आप अपनी नज़रों को यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, और ये देखिए कितना गहरा इसका बना हुआ है। यहाँ पे रोशनी के लिए वही दिए वगैरह रखे जाते होंगे। अंदर का कमरा देखते हैं एक बार, आइए। एक बार अंदर की तरफ यहाँ पर भी देखेंगे हम। ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे वो चीज हमें मिल गई है। ऊपर की तरफ लकड़ी के ये जो बीम देखने को हमें मिल रहे हैं, इतने वर्षों के बाद भी देखिए जो बीम है ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं, इनमें दीमक नहीं लगी है। आगे आ जाइए। और ऐसे करते करते हम इस चौक के इस कॉर्नर वाले हिस्से में आ गए हैं, जहां पर भी ऐसा लंबा एक आयताकार दालान बना हुआ था जो आज के समय में नष्ट हो चुका है। अब इसके हम बाकी हिस्सों को भी देखेंगे, क्या क्या हमें यहाँ पे देखना रह गया। चलते हैं वहां पे। तो अपने भाई अनिकेत ये हमें यहाँ की कुछ और बातें बताएंगे जो हमें मालूम नहीं है। बताइए भाई। देखिए ये जो आप इमारतें यहाँ पे देख रहे हैं, ये उस ज़माने में बहुत खूबसूरत लगा करती थी, बहुत एट्रैक्टिव हुआ करती थी। लेकिन जब 17वीं 18वीं शताब्दी में जब यहाँ के महाराजा ने जो है अपनी राजधानी टीकमगढ़ में शिफ्ट कर दी, तो क्या हुआ कि जो भी उनका ऑफिशियल स्टाफ था पूरा वहाँ शिफ्ट हो गया। अब वहाँ जैसे जैसे स्टाफ शिफ्ट होता गया तो ये जो इमारतें थी ये बदहाली के रूप में चेंज होती गई। ये जैसी आज लग रही खंडर, उस ज़माने में तो उसकी रौनक कुछ और ही हुआ करती थी, और ओरछा अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है। तो यहाँ पर हमें भाई से जितनी भी बातें जानने को मिली उससे ये मालूम पड़ता है कि राजाओं ने अपनी जो राजधानी है वो ओरछा से बदलकर टीकमगढ़ कर ली थी, यानी कि 18वीं शताब्दी में, जिस समय दिल्ली के ऊपर मुग़ल सल्तनत और भारत के अलग अलग हिस्सों पर अंग्रेज अपनी हुकूमत करने के लिए आगे पैर फैला रहे थे। दाऊ जी की कोठी के पास वाले हिस्से में हमें एक कुआं दिखाई दिया है, लेकिन ये जो कुआं है ये गोल ना होकर एक आयताकार फॉर्म में बना हुआ है। यहीं पे पानी की ज़रूरत पूरी की जाती थी। और मैं आपको ना यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि इनका जो नाम था वो था बलवंत राय।
और ये यदुवंशी यानी कि यादव परिवार के थे। और जो राजा लोग थे वो कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसीलिए राजा परिवार के उन लोगों ने इनको दाऊ जी कहना शुरू किया, यानी कि बड़े भाई की एक उपाधि दे दी। बलवंत राय जी को भी दी और उनके बेटे को भी दी जिनका नाम था रायमन, उनको भी इन्होंने दाऊ जी के नाम से कहा। ये हिस्सा जो आपको आज दिखाई दे रहा है ये इसका पश्चिमी भाग है। आज भी इसकी जो रौनक है कुछ हद तक हमें देखने को मालूम पड़ती है। बस इसकी कुछ इमारतें अपने बदहाली की तरफ में अग्रसर होती जा रही हैं, लेकिन हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज के बाद इन पॉइंट्स को ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, और आपके सामने मध्य प्रदेश ओरछा की नई नई वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।